India's first views channel. कोरोना संकट ने यूपी बिहार से लोगों के पलायन को एक बार फिर राजनीतिक बहसों के केंद्र में खड़ा कर दिया है। एक पक्ष पलायन का दोष जंगल राज को दे रहा है तो दूसरा पक्ष कुशासन को। लेकिन पलायन की समस्या पर इस तरह की बहस सतही बहस है। दरअसल पलायन लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और पलायन दोनों एक ही प्रॉब्लम की देन है, और वह है समाज का असमान आर्थिक विकास। जो अपने घर पर रहकर समानता के लिए लड़ता है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट करता है, और जो बिना लड़े सिर झुकाकर रोजी रोटी के लिए परदेश कूच कर जाता है वह पलायन को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बिहार से ही पलायन होता है। पूरे देश के लोगों का पलायन एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजी रोटी की तलाश में बड़े तादाद में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 37% है। यह आंकड़ा 2001 में 31 करोड़ था, यानी 10 साल में करीब 14 करोड़ की बढ़त, और औसतन हर साल लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोगों का पलायन। हाँ, यह बात मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन करने वालों की संख्या देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल संख्या का 50% पलायन देश की हिंदी पट्टी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हुए हैं, अर्थात पूरे उत्तर भारत से। पलायन की समस्या को समझना है तो हमें कम से कम 1790 से कहानी शुरू करनी होगी। हुआ यूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व अर्थात मालगुजारी वसूलने के लिए बंगाल में एक तरीका निकाला, जिसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीनों की नीलामी की, और जिन लोगों ने नीलामी में सबसे ज़्यादा राजस्व चुकाने का वादा किया उसे कंपनी ने जमींदार घोषित कर दिया, और उस जमींदार को कहा गया कि हर वर्ष एक निश्चित रकम निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले कंपनी के खजाने में जमा कराना होगा। अगर सूर्यास्त तक नहीं करा पाए तो उनकी जमींदारी कैंसिल हो जाएगी। इसे सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ कहते थे। इस नीलामी में शहर के अमीर वर्ग अधिक संख्या में जमींदार नियुक्त हो गए और किसान इनके रैयत होकर रह गए। कंपनी की लगान दर ज़्यादा थी तो इन शहरी जमींदारों ने किसानों का खूब शोषण किया और मुनाफाखोरी की। इन शहरी जमींदारों को खेती का नॉलेज था नहीं, इसलिए इन्हें खेती के प्रबंध से या किसानों की स्थिति से कोई सरोकार नहीं होता था। नतीजा, किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती चली जा रही थी। आपने भी उपन्यासों और फिल्मों में किसानों की दुर्दशा को देखा होगा। पहले यह व्यवस्था 10 सालों के लिए लागू की गई थी, लेकिन 3 साल बाद ही कॉर्नवालिस ने जमींदारों की लगान जमा करने की तत्परता से खुश होकर उन्हें परमानेंट कर दिया। इतना ही नहीं, जमींदार की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को स्वतः जमींदारी ट्रांसफर हो जाती थी। इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया और इसे संपूर्ण उत्तर भारत में लागू कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के किसानों से 1935 में वादा किया कि आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जमींदारों और कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा और जमींदारों को गुजारे लायक ज़मीन छोड़कर अतिरिक्त ज़मीन किसानों अर्थात काश्तकारों में वितरित कर दी जाएगी। लेकिन आज़ादी के बाद पार्टीशन के बोझ से उबरने, प्रशासनिक ढांचा व्यवस्थित करने, संविधान बनाने जैसे कामों के बोझ के कारण जमींदारी उन्मूलन के काम में 4 से 5 वर्षों की देरी हो गई, और इसी का फ़ायदा जमींदारों को मिल गया, गलत ढंग से ज़मीन के दस्तावेजों को अपने पक्ष में करने का। जमींदारों ने बड़े पैमाने पर काश्तकारों से ज़मीन छीन ली और उसे अपने रिश्तेदारों और फर्जी नामों पर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक कि कबीर मठ और राम जानकी के नाम पर भी ज़मीन ट्रांसफ़र करके वो उसके ट्रस्टी बन गए। सरकार में भी जमींदार ही थे और प्रशासन में भी जमींदारों की संतान ही थे। इसीलिए अशिक्षित काश्तकारों की सुनता कौन। सो भू सुधार का सारा प्रोग्राम कागज़ों में ही रह गया। ऐसे भी नेहरू जी की प्राथमिकता में भारत का औद्योगिक विकास था। वे भी भू सुधार के मामले में ज़्यादा कड़ाई करने से बच रहे थे। नतीजा ये हुआ कि काश्तकार अर्थात किसान ठगे हुए से महसूस करने लगे। आज़ादी से उनका कुछ लाभ नहीं हुआ।
जमीनों से बेदखल किसान शहरी कल कारखानों में रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने लगे। तब संत विनोबा भावे ने गांधीवादी तरीके से भूदान आंदोलन शुरू किया और जमींदारों से आग्रह किया कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि का छठा हिस्सा भूमिहीनों के लिए दान कर दें और 5 हिस्सा वो रख लें, क्योंकि सरकार 5 सदस्यों का एक परिवार मानती थी। उन्होंने उस समय के 30 करोड़ एकड़ खेतिहर जमीन का छठा हिस्सा अर्थात 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का टारगेट तय किया था। विनोबा के साथ जयप्रकाश नारायण भी इस भूदान आंदोलन में थे। 1960 तक 45 लाख एकड़ भूमि दान में विनोबा जी को मिला और 1961 तक इसमें से मात्र 8.25 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों में वितरित किया गया, क्योंकि यहाँ भी जमींदारों ने चाल चली थी। उन लोगों ने अधिकांशतः मुकदमों में फंसी या खेती के अयोग्य जमीन दान कर दी थी। वर्तमान में तो भूदान में मिली जमीनों को भी लोग भूल गए और वह वापस जमींदारों के पास ही रह गई। नई पीढ़ी के लोग तो भूदान के बारे में जानते भी नहीं होंगे। इस तरह काश्तकारों को ना कानून से ज़मीन मिली न दान दया से। कुछ आक्रोशित लोग तो जमींदारों से लड़ने पर उतारू थे, तो अधिकतर लोग हताशा में शहरों की ओर पलायन करने लगे। इंदिरा गांधी ने इसी हताशा को हथियार बनाया और गरीबी हटाओ का नारा देकर 1971 में ज़बरदस्त बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब हुई और उन्होंने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके भू हटबंदी कानून अर्थात लैंड सीलिंग एक्ट बनाने का निर्णय किया। लेकिन इसमें भी काफ़ी लूप होल्स छोड़ दिया गया, क्योंकि ड्राफ्ट करने वाले अधिकारी भी जमींदार के घर से थे और सांसद भी जमींदार थे। एक मेजर लूप होल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। 5 सदस्यों से अधिक वाले परिवारों में प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य को 1 यूनिट ज़मीन रखने की परमिशन थी। बस फिर क्या था, जमींदारों ने अपने दुर्मिह बच्चों को भी 18 वर्ष का शो कर दिया। जन्म मृत्यु के वैज्ञानिक पंजीकरण के अभाव में सरकार सत्य जांचने में असहाय थी। फिर भी अगर किसी ने अदालत में चुनौती दे दी तो केस इतना लंबा खींचता था कि लड़ने वाला या तो थक जाता था या मुद्दई और मुदालय दोनों ऊपर पहुंच जाते थे। इस कानून के मुताबिक जमींदारों से जब्त जमीन काश्तकारों को तभी मिलता था जब वह सरकार द्वारा तय की गई रकम को जमींदार को मुआवजे के रूप में चुका दे। अधिकतर किसान मुआवजा देने की स्थिति में नहीं थे, तब स्वतः जमीन पुनः जमींदारों के पास पहुंच जाती थी। किसानों को मुआवजे देने में असमर्थ करने के लिए जमींदारों ने खूब हथकंडे अपनाए। फसलों में आग लगवाने की घटना तो आम बात थी। उस समय फसल बीमा जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी, अर्थात भू स्वामित्व की स्थिति जस की तस बनी रही। चौकन्ने जमींदार जमीन बेचकर व्यापार में जाने लगे और एकत्रित होकर किसानों से जमीन छुड़ाकर अपने कब्जे में ले ली और खुद से खेती करवाने लगे। काश्तकार खेतिहर मजदूर बन गए या शहर जाकर कल कारखानों के मजदूर बन गए। खेतिहर मजदूरों का जमींदारों ने बेरहमी से शोषण शुरू कर दिया। पूरे दिन का मेहनताना उन्हें मोटे अनाज की 1 रोटी 2.5 किलो पक्की से या 4 सेर कच्ची से अनाज दिया जाता था और 10 कट्टा ज़मीन बटाई पर जोतने के लिए दी जाती थी। सरकार ने 5 किलो अनाज मजदूरी तय किया था, लेकिन उसे भी जमींदार देने को तैयार नहीं थे। मजदूरों और जमींदारों में तनाव चरम पर था। इस स्थिति को देखना चाहते हैं तो गौतम घोष की पार फिल्म में देख सकते हैं। जमींदारों के लालच और सरकार की भू सुधार के प्रति उदासीनता से जयप्रकाश नारायण काफ़ी क्षुब्ध हुए और उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस क्रांति को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। कुलदीप नैयर अपनी किताब इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी में लिखते हैं कि उस दौरान हर जिले में कुछ शक्तिशाली क्षत्रपों का उदय हुआ। वो जो कहते थे वही कानून होता था। इनका आदेश चीफ मिनिस्टर के आदेश जैसा होता था। डीएम का इनके सामने कुछ नहीं चलता था। ये लोग गैंगस्टर की तरह रहते थे और सर्किट हाउस में इनके कमरे बुक रहते थे। ये क्षत्रप उर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हीं जमींदारों को भूमि सुधार कानून का शिकार बनाते थे जिनका झुकाव विपक्ष की तरफ होता था। इससे आम जनता से लेकर जमींदार तक कांग्रेस से डर गए और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वह भी भू सुधार का काम नहीं कर पाई। निराश किसान जो अब खेतिहर मजदूर हो गए थे, देश के कई जगहों पर हलबंदी हड़ताल करने लगे। तब उनके हड़ताल को जमींदारों ने सख्ती से कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक प्रयास में बिहार के बेलछी गांव में जमींदारों ने 11 मजदूरों की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी ने इस मौके को हाथों हाथ लपका और हाथी पर चढ़कर नदी पार करते हुए बेलछी पहुंच गईं
और 5 दिनों तक मजदूरों की बस्ती में रहीं। इस तरह एक बार फिर इंदिरा लोकप्रिय हो गईं और 1980 का चुनाव पुनः जीतकर सत्ता में लौटीं। अब तक जमींदारों ने भी अतिरिक्त जमीनें बेच दी और अन्य व्यवसायों में पैसे लगा दिए। भूमि सुधार का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। 1982 में दिल्ली में 9वां एशियाड गेम्स होने वाला था, इसलिए खेल गांव डेवलप करने का काम होने लगा और बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूर भी दिल्ली के लिए पलायन कर गए। दिल्ली में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनी और कई राज्यों में जयप्रकाश नारायण के शिष्यों के नेतृत्व में सरकार बनी। इन मुख्यमंत्रियों ने नए सिरे से सामाजिक न्याय का नारा देकर गरीबों और शोषितों के आंखों में बराबरी का सपना जगा दिया। शोषितों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और एक बार फिर से वे जमींदारों से टकराने लगे। नतीजतन कई जगहों पर नरसंहार हुआ। फिर केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। फिर से खेतिहर मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे। गांव में खेतिहर मजदूरों की कमी हो गई तो खेती करना मुश्किल हो गया। ऊपर से ज्वाइंट फैमिली टूटने से जोत की ज़मीनें बढ़ गईं। नतीजा हुआ कि जमींदारों के बच्चे भी शहर की ओर पलायित होने लगे। जब पढ़े लिखे लोग पलायित हुए तब पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से चर्चा में आया, वरना पहले तो इसकी चर्चा बहुत कम ही होती थी। खैर, सभी लोग शहरों में काम धंधों में व्यस्त हो गए थे। पलायन का मुद्दा भी गौड़ हो गया था। लोग जहां थे वहीं एडजस्ट हो रहे थे कि कोरोना ने उन्हें रिवर्स पलायन के लिए विवश कर दिया। तो ये थी पलायन की पूरी कहानी। इसके लिए सभी दल और प्रधानमंत्री बराबर के दोषी हैं। इस तरह से पलायन की समस्या के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। सभी दलों को मिलकर कृषि सेक्टर के विकास के लिए एक समग्र नीति तैयार करनी चाहिए, तभी पलायन भी रुकेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी सरकारी प्राथमिकता में स्मार्ट शहर शामिल हैं, जबकि ज़रूरत स्मार्ट गांव की है। India's first views channel.